इंटरनेशनल रिटेल का दूसरा उदाहरण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दबाने के बाद आप अगर कल्पना करते हैं तो पहले अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धा, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस दुनिया की जो सस्ती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके मुकाबले की। यहाँ की ब्याज दर, यहाँ बिजली की कीमत, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब उनके मुकाबले का होगा तो तब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। दूसरा सिद्धांत देखा गया कि जहां तक रिटेल का सर्विस सेक्टर है, इसमें बड़े पैमाने के ऊपर जॉब डिस्प्लेसमेंट होता है। छोटे दुकान बंद होते हैं, बड़ी रिटेल स्टोर खुलता है, और जब बड़ा रिटेल स्टोर खुलता है तो उसकी जेब की गहराई भी ज्यादा होती है, डीप पॉकेट्स होते हैं। इसलिए पहले सस्ता सामान लाना, सस्ते दर पर बेचना, अपनी कंपटीशन को समाप्त करना, और उसके बाद जब इलाके के ऊपर पूरे बाजार पे कब्जा हो जाए तो अपने दाम बढ़ा देना, जिसको पीरियड प्राइसिंग कहते हैं। ये एक स्वाभाविक है। आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि अमेरिका से आरंभ हुआ वॉलमार्ट, और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन क्षेत्र में एक भी दुकान नहीं है। वहां छोटे दुकानदार और छोटे स्टोर हैं, और जिस दिन उन छोटे स्टोर्स के मुकाबले में आपने बड़े वॉलमार्ट के स्टोर खोल दिए तो उस दिन न्यूयॉर्क का मेयर जो वहां के इस विभाग को देखता है उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। आज से 3 महीने पहले उन्होंने प्रयास किया था कि वॉलमार्ट पहला स्टोर मैनहट्टन में खोल दे, फिर विरोध हुआ, नहीं खोल पाया। जब अमेरिका में एक सबसे बड़े शहर में नहीं खोल पाया तो दुनिया के अन्य शहरों में क्या उसका असर होगा। अब चाइना के साथ उदाहरण की तुलना गलत है। जब वॉलमार्ट अधिक सामान चाइना से खरीद कर बेचता है और चाइना के उद्योग को इतना लाभ होता है तो चाइना तो यह नहीं कह सकता कि मेरा माल मेरे देश में ना बिके, तो वॉलमार्ट के माध्यम से भी उनका अपना माल बिकता है। तो जो सरकार के मंत्री हैं वो कहते हैं चाइना का उदाहरण देख लीजिए, चाइना में जो वॉलमार्ट के स्टोर है वो तो 80-90% चाइना का माल बेचते हैं, तो इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य एशियाई अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ लीजिए। थाईलैंड ने 2001 में आरंभ किया था मल्टीब्रांड, छोटे छोटे दुकानदार थे, सब बंद होते गए। आज 3 स्टोर हैं थाईलैंड में और 45% बाजार उन 3 स्टोर्स के बीच में। 3 चेन्स कंट्रोल 45% ऑफ द थाई मार्केट, और हर रोज ये बढ़ती जाएगी। इंग्लैंड जैसी एडवांस अर्थव्यवस्था में भी देख लीजिए, उनके जितने भी फूड चेन्स हैं कोटा कम कर देना वो भी रिफॉर्म है। और इसलिए पश्चिम ने कह दिया कि रिटेल में एफडीआई ले आओ तो वो भी रिफॉर्म है। अगर आपके देश में नुकसान होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे होता है, रिटेल पे होता है, वो भी रिफॉर्म है। मुझे लगता है कि भारत को अपने देश के संदर्भ में इस रिफॉर्म अच्छी चीज है, लेकिन उसकी परिभाषा हमें अपने हित को देखते हुए लिखनी है। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब यूरोप और अमेरिका के देश हमें कहते थे तो हम स्पष्ट कहते थे कि हमारे देश का हित नहीं है और हम इसको नहीं बोल सकते। जब कभी उनको आपको कंसेशन देना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंसेशन दे दीजिए, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो बाजार है वो समाज सेवा का स्थान नहीं है, वो कोई परोपकार या उपकार करने का स्थान नहीं है, वो शुद्ध रूप से बाजार है। और बाजार का नियम होता है जो दोगे उसकी कीमत ले लो, और जो आप तुमसे लोगे उसकी कीमत ले लो। यू पे फॉर व्हाट यू गेट एंड यू चार्ज फॉर व्हाट यू गिव। कभी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड की डायलॉग में यह नहीं हुआ कि वेस्ट की इतनी बड़ी मांग आपने मान ली और उनसे आपने कोई कीमत नहीं दी। तो हमेशा कहते हैं कि यूनिलैटरल कंसेशंस जो होते हैं ट्रेड डायलॉग में, ये अपने आप में बहुत ही कमजोर कदम होता है। Why should any country give a unilateral concession without charging for it?
मैं इस कंसेशन के पूर्ण रूप से खिलाफ हूं, लेकिन क्या मजबूरी थी कि आपने बिना इसकी कीमत लिए हुए आपने कंसेशन दे दिया? आप कोई व्यापार के अन्य 10 क्षेत्रों में कोई कीमत देते? मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर अंतिम शब्द अभी तक कहा नहीं है। अब इस देश को धोखा देने के लिए, और मैं ये से भी आग्रह करूंगा थोड़ा इसका अध्ययन वो करें। जो मेरा सीमित अध्ययन है, मेरी कल्पना दूसरी है। ये कहा जा रहा है कि राज्यों के ऊपर छोड़ देते हैं, जो राज्य चाहे वो इसको लागू करे, जो राज्य ना चाहे इसको लागू ना करे। इस घोषणा में भी धोखा है। हर राज्य तय कर सकता है कि उसकी निवेश की नीति क्या होगी, कि उसकी मंडी में कौन सा सामान बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा। लेकिन विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश इस देश के संविधान के तहत राज्यों का विषय नहीं है, वो केवल केंद्र का। इन्वेस्टमेंट स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट। और जहां तक सेंट्रल सब्जेक्ट है, आपकी जितनी भी ट्रीटीज है, जो लगभग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है, 82 देशों के साथ हैं और शायद 28 देशों के साथ पेंडिंग है, वो सारी ट्रीटीज जिसपे भारत ने समझौता किया, उसमें व्यापार की भाषा में एक शब्दावली है नेशनल ट्रीटमेंट, कि जब उनका निवेश आपके देश में आएगा तो आप उसको नेशनल ट्रीटमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इन 6 राज्यों में करूंगा और 15 राज्यों में नहीं करूंगा। तो जो नेशनल ट्रीटमेंट का सिद्धांत है, उस इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के तहत वो आपको लागू करना पड़ेगा। अब कानूनी स्थिति वो है, और आप कह रहे हैं कि हम राज्यों के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना, उसको छोड़ो। ये पहले खिड़की खोल दो, उसके बाद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये सरकार का इसमें प्रयास है, और मैं मानता हूं कि सरकार उसके लिए एक ऐसा प्रयास कर रही है जो आज से आरंभ हुआ है कि देखिए, विपक्ष संसद नहीं चल रहे। विपक्ष क्या कह रहा है? हम सुबह खड़े होकर यही कहते हैं कि वे बहस तुरंत शुरू करवाइए और इस विषय के ऊपर वोट करवाइए। और सरकार का तर्क है कि वोट करवाने से तो देश का लोकतंत्र ही रुक जाएगा। ये पहली बार दुनिया में ये सिद्धांत दिया गया कि वोट लोकतंत्र के खिलाफ है, और लोकतंत्र में केवल इशू पे भाषण हो जाए और टॉक आउट हो जाए। इस झांसे में हम आने वाले नहीं है। इस इशू पे वोट होगा, और वोट के ऊपर आज जो सरकार हर दल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। और इस सरकार का एक सौभाग्य है, एकमात्र सौभाग्य है, कि इसको बचाने के लिए सरकार का आंकड़ा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। थोड़े लॉयल ऑपोजिशन पार्टीज भी उसके साथ वो समय समय पे खड़े हो जाते हैं, उनको संभाल पाना हमारे हाथ में कम है। शायद यशूरी जी एक आध को संभाल पाए तो उनको संभाल ले, और इसलिए आंकड़ा उनके साथ कभी नहीं होगा। और वोट के बिना ये नीति इस देश के अंदर लागू नहीं हो सकती। मुझे केवल इतना ही कहना है।